हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13A जो आपका दे रखा है, इसमें प्रश्न नंबर 19 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूँ। मेरे सभी प्यारे बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। बेटा, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन करवाया जा रहा है और लमसम सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। हमारा इस समय प्रायिकता चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 13A के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझा है और आज हम लोग प्रश्न नंबर 19 से हल समझने वाले हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के प्रीवियस पेपर का अगर सलूशन आप चाहते हो या ढूंढ रहे हो, तो वो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो और वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ तक की बातें सब क्लियर है। जब भी आप वीडियो मेरे चैनल पे देखें तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लें। इससे क्या होगा, मैं जो भी स्क्रीन पर या बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। और आप जब भी मेरे चैनल से पढ़ाई करें तो आपको मेरे नई बुक यानी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो नई बुक है कक्षा 12 की, उससे आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ तक की सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और क्लास पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करना जो बच्चे क्लास 12th में है और उनके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। तो प्रश्न नंबर 19 यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, आप अपने बुक से मिला लीजिएगा जो नई वाली बुक है। तो प्रश्न नंबर 19 हमसे क्या कहते हैं, कहता है, स्क्रीन पर देखिएगा। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो बेटा इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको क्वेश्चन में कहे उसी के अनुसार आपको लिखना है। यहाँ पे देखिएगा, जन्म लेने वाले लड़का या लड़की, जन्म लेने वाले लड़का या लड़की, जन्म लेने वाले लड़का लड़की के होने का प्रतिदर्श समष्टि। पहले आपको प्रतिदर्श समष्टि आपको लिखनी होगी, यानी कि कितने पोजीशन हो सकते हैं, कितनी स्थितियां हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि कितनी स्थितियां हो सकती हैं। देखिएगा, या तो दोनों लड़के होंगे B1 B2, और या तो क्या होगा बेटा, लड़कों को मैं B1 B2 से नोट करूंगा, लड़कियों को G1 और G2 से नोट करूंगा। तो या तो दोनों लड़के हो सकते हैं और या तो दोनों लड़कियां हो सकती हैं G1 G2, और या तो एक लड़का, अगर B1 लड़का है तो आपका दूसरा वाला लड़की होगा, अगर B2 यानी दूसरा लड़का अगर है तो आपकी पहली लड़की होगी। यानी B1 B2 G1 G2, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। यानी कहने का तात्पर्य है या तो दोनों लड़के हैं या तो दोनों लड़कियां हैं। पहला लड़का है
तो दूसरी लड़की होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा लड़का है तो पहली लड़की होगी। तो इस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि हम लोगों ने लिख ली है। टोटल इसमें 4 परिणाम है, 1 2 3 4। बेटा इस क्वेश्चन का हल बहुत ही ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आगे आपको इसी प्रश्नावली में मिलेगा जो आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसकी पहली कंडीशन है, फिर कहता है दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है। मैं इसको ई मान लेता हूं। मैं क्वेश्चन को जब आगे पढ़ता हूं तो हमसे कहता है, क्या कहता है, कहता है दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध, यानी कि दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। बताइए, दोनों लड़की, तो ये बताओ इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट है जिसमें दोनों लड़की हैं। तो यहाँ पे एक है G1 और एक है आपका G2। टोटल परिणाम कितने हैं, 1। अगर इसकी प्रायिकता निकालोगे तो ये बनेगा PE बराबर 1/4। अनुकूल है 1 और कुल है 4। नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है, अब बेटा अगली कंडीशन, कहता है सबसे छोटा बच्चा लड़की है। बेटा इसको आप नंबर 2 कह दीजिएगा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी लड़की क्या है, छोटी है। बात को जरा समझिएगा, इसको मैं F कह देता हूं। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी लड़की छोटी है, यानी कि तो ऐसे इसमें कितने ब्रैकेट हैं जिसमें लड़की क्या है, छोटी है। तो छोटी का मतलब जानते हो, जिसका जन्म बाद को हुआ है वो छोटा है। तो मैं कह सकता हूं G1 और G2। ये लड़की बड़ी होगी क्योंकि ये पहली है और ये दूसरी है। ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जिसमें G2 आया हुआ है, क्योंकि G2 क्या है, बड़ी लड़की है। तो ये बताओ इसमें टोटल कितने हो गए, 2 परिणाम। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो PF बराबर आ जाएगा 2/4। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सर इसके आगे का प्लान क्या है। अब आपको क्या करना है, तीसरी कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना है। हमसे कहते हैं न्यूनतम, सुनिएगा, हमसे कहते हैं न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो इसको मैं मान लेता हूं G, यानी इसमें ऐसे कितने पोजीशन है जिसमें एक लड़की है, या तो एक हो सकती है या तो दोनों हो सकती है। न्यूनतम का ये मतलब होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, G1 और G2 हो सकता है, B1 और G2 हो सकता है, फिर यहाँ पे B2 और G1 हो सकता है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब ये बताओ इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 3। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूं तो PG बराबर निकल के आएगा 3/4, क्योंकि संख्या हो गई 3 और हो गया 4। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब आपको क्या करना है, E और F ज्ञात करना है और E और G ज्ञात करना है। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में PE/F ज्ञात करना है, PE/G ज्ञात करना है। तो अगर E और F ज्ञात करोगे तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, PE/F। इसका सूत्र होता है P E∩F और नीचे PF। मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है, लेकिन आपको E∩F नहीं पता है, तो मैं साइड में निकालूंगा। E∩F बराबर कैसे निकालोगे बताओ। E और F में ये देखो कि कौन से ब्रैकेट मैच कर रहे हैं, बताओ। तो G1 और G2 मैच कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे G1 और G2। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो इसमें कितने संख्याएं हैं, 1, क्योंकि एक पोजीशन है, टोटल कितने चल रहे हैं, 4। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। P∩F का मान कितना है, 1/4। PF का मान कितना निकाले, 2/4। 4 से 4 कट जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा।
चलिए फिर मैं निकालता हूं पी ई बटा जी, आपको निकालना है। क्या निकालना है? ई बटा जी। इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन जी, और नीचे क्या लिख दूंगा? पी जी। बताओ, अब आपको ई इंटरसेक्शन जी का मान निकालना है। तो देखो ई और जी में क्या मैच कर रहा है, बताओ। ई इंटरसेक्शन जी में देखिएगा क्या मैच कर रहा है। तो ये रहा ई और ये रहा जी। इसमें क्या मैच कर रहा है बेटा? केवल G1 और G2 ही मैच कर रहा है। तो यहाँ पे G1 और ये हो गया G2। अब सर ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखिएगा इसे हम लोग कैसे करने वाले हैं, बहुत ही गहराई से। ई इंटरसेक्शन जी, इसकी प्रायिकता निकाल लो। ई इंटरसेक्शन जी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1/4। तो ऊपर 1/4, पीजी का मान क्या हो जाएगा? 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। बताइए, इसका आंसर आ चुका है 1/2 और इसका आंसर आ चुका है 1/3। बताइए बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? सबसे पहले जो प्रश्न में कथन कहता है उसके द्वारा प्रतिदर्श समष्टि लिखो, फिर आपको एक एक करके वाक्य को पढ़ते जाना है और नंबरिंग करते जाना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों का अगर आप हल समझ रहे हो तो बेटा रेगुलर मेरी वीडियो को देखो, शुरू से शुरुआत करो, बेसिक से शुरू करो और यहाँ तक पहुंचो। तो इस प्रश्न का हल कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे आंसर शीट आप मैच कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अगले प्रश्न का हल समझाने वाला हूं। सबसे पहले इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लें। ये ठीक है, हम लोग प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.54 और पी बी बराबर 0.69 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.35। फिर आपको कंडीशन दे रखी है। 4 खंड है और चारों के अंतर्गत हमको ये मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पी ए बराबर दिया है 0.54, नोट कर लेंगे। पी बी बराबर आपको दिया है 0.69, नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको नोट करेंगे, कितना हो गया? 0.35 हो गया। अब हमसे कहता है नंबर 1, पहला खंड है पी ए यूनियन बी, हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पी ए यूनियन बी बराबर सूत्र होता है, मैंने ऐसे कई क्लासों में आपको फार्मूला इसका पढ़ाया है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान 0.54, पी बी का मान 0.69 और इसका मान 0.35। तो 0.69 और 0.54 आप जोड़ देंगे, 9 4 13, फंसे लाया 1, 6 5 11 और 9 4 13, 6 5 11 12, यानी 1 पॉइंट ये 23 आ जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा? 1.23 आ जाएगा। इसमें से 0.35 आप कम कर दीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कितना आ गया? माइनस का 0.35 आप घटाओगे तो 0.88 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर शीट आप मैच कर लीजिएगा। चलिए दूसरा खंड देखते हैं कि कैसे आपको करना है। कहता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सर कैसे लगाते हैं? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस पूरे को शॉर्टकट में लिखो पी ए यूनियन बी। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ए के ऊपर डैश और बी के ऊपर डैश अगर मिल जाता है तो इसको लिखा जाता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब 1 माइनस ए यूनियन बी का मान कितना है? 0.88। 1 का मतलब है आप इसको घटा दीजिए
तो 1 में से अगर आप 0.88 घटाते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 0.12 आपका बचेगा। इस खंड का भी हल कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं कि कैसे आपको करना है। हमसे कहता है P A इंटरसेक्शन और B डैश, इसे आपको ज्ञात करना है। तो बेटा इसका भी आपका तरीका है लगाने का, एक के ऊपर डैश है, एक के ऊपर डैश नहीं है और बीच में इंटरसेक्शन है, तो इसको लिखा जा सकता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी को ए के साथ में लिखो, फिर बेटा इसको माइनस करके पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। पी ए का मान आपको दिया है 0.54, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.35, तो 0.54 और 0.35 घटा दीजिए, तो 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 3 गया 1, तो कुल मिला के कहानी है 0.19, ये आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर आप अपने आंसर शीट से मैच करते रहिएगा। इसका चौथा खंड मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आपको दे रखे हैं, ये आपको ज्ञात करना है, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए था तो पी ए लिखा, अब यहां बताओ बी पहले है तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पी बी लिखेंगे। यहाँ पे माइनस करके ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप क्या लिखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दोगे। पी बी का मान कितना है 0.69, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.35, घटा दीजिए। 0.69 में से 0.35 घटाओगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 0.34। बताइए 9 में से 5 जाएगा 4, तो 0.34 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 के अंतर्गत आपको 4 खंड दिए थे और चारों खंडों का हल मैंने आपको समझा दिया है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए प्रश्न नंबर 21 का हल समझते हैं। हमसे कहता है एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदच्छया चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताओ, पूरे दिमाग में आपका गोल गोल घूम रहा होगा, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जैसे इसका हल आपको समझाऊंगा आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। सर ये कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर आपको दे रखा है 300 प्लस 200 और प्लस 500 और प्लस 400, तो ये 3 2 5 5 10 और 4 कितने होते हैं बेटा जी 1400। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 1400, तो मैं कह सकता हूं कुल परिणाम आपके टोटल कितने हो गए 1400 हो गए, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आसान होने की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं ए को आसान मान लेता हूं। ठीक है, ये मैंने माना ए क्या है आसान। अगर ए आसान है तो ये देखो आसान प्रश्न कितने कितने हैं, तो पहले कहता है 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न। जब भी आप मुझसे पढ़ें किताब सामने ओपन कर लें। हाँ जी बिल्कुल, तो 300 आपके क्या है आसान, और आसान कितने हैं बेटा 500 बहुविकल्पीय, यानी 500 आपके बहुविकल्पीय वाले आसान है, तो 300 500 कितने होते हैं 800। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूं तो पी ए बराबर लिख सकता हूं 800 बटे 1400। इसके बाद आप क्या करोगे बी मानोगे, फिर आपको यहाँ पे क्या कर रहा है बहुविकल्पीय, क्या आसान वाले मैंने लिख लिए, अब आपको क्या करना है बहुविकल्पीय वाले लिखना है।
बोलिए क्या लिखना है? बहुविकल्पीय वाले, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुविकल्पी आपको दे रखे हैं उसमें आप देखो बहुविकल्पीय प्रश्न को कितने कितने हैं। देखो एक तो कंडीशन कहता है आसान प्रश्न की, फिर कहता था बहुविकल्पीय, तो आसान वालों को मैंने लिख लिया। फिर इसमें क्या कहता है? बहुविकल्पीय, तो मैंने बी को क्या माना? बहुविकल्पीय। अब सुनिएगा, तो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं? 500 और 400। आप अपने बुक में देखिएगा, 500 और 400 टोटल कितने हो गए? 900। इसकी आप प्रायिकता निकालेंगे तो पीबी बराबर बनेगा 900 बटे 1400। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब हम क्या करूंगा, हमको इसमें निकालना है ए बटा बी। अब ए बटा बी निकालने के लिए आपको इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल लो। तो देखो ए बराबर जो दिया है और बी बराबर दिया है, तो देखो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो 500 यहाँ पे है और 500 यहाँ पे, दोनों में क्या मैच कर रहा है? 500। बोलिए क्या मैच कर रहा है? 500। तो अगर 500 मैच कर रहा है तो इसकी प्रायिकता क्या निकल के आएगी? बोलो 500 बटे कितना? 1400। बोलिए यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे, पी ए बटा बी, इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान है 500, नीचे क्या लिख देंगे? 1400, और पी बी का मान कितना है? 900 बटे 1400। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 बटे 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर 21 कैसा रहा? उत्तर माला जरूर मिला लीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा अधिकतर बच्चों को प्रश्न नंबर 21 समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने अपनी भाषा में आपको समझाया है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि प्रश्न नंबर 21 का हल आपको कैसा लगा। फटाक से स्क्रीनशॉट, फिर मैं प्रश्न नंबर आपको 22 समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 22 हम पढ़ता हूँ। यदि दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है तो दोनों संख्याओं के योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रश्नावली में बहुत बार लगवा चुका हूं और आप कर भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं। दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम बराबर क्या हो जाएंगे? 6 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 36। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब बेटा 36 परिणाम आपके कैसे होंगे आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं 1,1, 1,2, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। 36 परिणाम आपके होते हैं, मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2,4, 2,5 और 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। जल्दबाजी नहीं करेंगे। 4,1, 4,2, 4,3, 4,5 और यहाँ पे 4,6, 2,3, 4 वाला छूट गया, ये 4 है, ये 5 है और ये हो गया 6। फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5 और 5 और 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5 और 6,6। गिन सकते हो 36 परिणाम है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा आपको अच्छा समझाना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया है। अब हमसे कहते हैं दोनों, बेटा जो ज्ञात करने को कहता है उसको कंडीशन ए माना करो। कहता है योग 4 होने की प्रायिकता,
याद कीजिए। ऐसे इसमें कितने ब्रैकेट है जिनका योग 4 आएगा? तो मैं कह सकता हूं 1,3, 3 और 1 4 होता है। और इसमें क्या होगा? 2,2 हो सकता है। और आपके कौन से हो सकते हैं बेटा? 3,1 हो सकता है। पहला और दूसरा जोड़ने पर 4 आए, बाकी तो कोई है नहीं। चेक कर लीजिए। चेक करने में कुछ जा नहीं रहा है। मेरी बात को जरा समझिए। हमसे कहता है कि दोनों का योग 4 हो, तो पहले और दूसरे को जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो पहली लाइन में 1,3 हो सकता है, इसमें 2,2 हो सकता है, और इसमें 3,1 हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। तो टोटल इसमें कितने परिणाम है? 3। तो इसकी प्रायिकता निकाली जाए तो ये आ जाएगा 3/36। अब सर क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे। इसका जो बी कंडीशन है उसको जरा बेटा पढ़ो। क्या कहता है? दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न। यानी अब आपको भिन्न भिन्न वाली नोट करना है। भिन्न भिन्न का मतलब जानते हो क्या होता है? अलग अलग। तो जो सेम संख्याएं हैं उनको हटा दीजिए। तो बताओ, सेम संख्याओं का मतलब 1,1 नहीं होगा, 2,2 नहीं होगा, 3,3 नहीं होगा, 4,4 नहीं होगा, 5,5 नहीं होगा, 6,6 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं हट जाएंगी। तो जब 6 संख्याएं हट गई तो बताओ कितना बचेगा? बोलो, कितना बचेगा? आपकी 30 संख्याएं बचेंगी। कितनी बचेंगी? 30 संख्याएं बचेंगी। यानी बी बराबर 30 होगा। और अगर आप इसकी प्रायिकता निकालते हो तो पी बी बराबर कितना आ जाएगा? 30/36 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आती होगी। बताइए, 30 बटे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बोलिए। एक कंडीशन थी जिनका योग 4 था, तो 3/36 आ गया। एक कंडीशन इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने बोल दिया है। क्या बोल दिया है हमसे? कि जब संख्या भिन्न हो तो ऐसा परिणाम क्या होगा? तो जब संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो ये सेम वाली हट गई, तो जो बची है तो 30 बचेंगी। बी बराबर 30। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो 30/36 आ जाएगा। अब आपको इतना तो पता है ही है कि हमको पी ए बटा बी ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। ये आपका सूत्र होता है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी आपको पता नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? यानी ए और बी में क्या मैच कर रहा है बताओ? तो भैया ए बराबर ये 3 है और बी बराबर आपको दिया है, तो बी में तो ए और बी में जब मैच करेगा तो 2,2 नहीं होगा, क्योंकि 2,2 ऑलरेडी है ही नहीं बी वाले अक्षर में। बाकी 1,3 और 3,1 बी के अंतर्गत होगा। ये बात समझ में आती है? ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में क्या मैच कर रहा है? तो 1,3 3,1 इसमें है तो बी वाले में भी होगा। हालांकि 30 मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया है। अगर आप चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप ये देख सकते हो, ये हटा दो तो ये 30 ही तो होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको हटा दो। हटाने के बाद जो ब्रैकेट रह गए वो कितने हैं? 30 है। तो बताओ ए और बी में क्या मैच कर रहा है? 1,3 3,1 क्या इसमें है? तो इसका मतलब ये हुआ, तो वो आपके कंडीशन 2 होंगे। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी तो ये बनेगा 2/36 बनेगा। कितना बनेगा? 2/36। सूत्र में मान रख दो तो 2/36 आपका ऊपर हो गया। और पीबी का मान कितना निकाले हैं? 30/36। 36 से 36 कट जाएगा, 2/30 आंसर। 2 1 2, 2 5 10, इसका आंसर हो जाएगा 1/15। सब लोग आंसर शीट मिला लेंगे, सब लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। देखिएगा, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 23 पे। कहता है एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, तो बेटा 3 का गुणज है तो मैंने क्या किया? 3 का गुणज वाले मैंने लिख लिए हैं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ठीक है। फिर हमसे क्या कहता है? पासे को पुनः फेंके, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। यानी पासे को फिर से फेंकना है और फिर एक सिक्के को उछालें। फिर कहता है घटना एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना। 3 प्रकट होना दिया गया है,
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले 3 का गुणज था तो यहां से यहां तक लिख गया। ठीक है, ठीक है। अब एक पासा फिर से उछालोगे, फिर एक सिक्का, तो 1h या तो 1t या तो 2h या तो 2t, 4h या 4t, 3 आपको नहीं लेना है। हाँ, 5h या तो 5t, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहां तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। अब इसी प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है, मैं एक बार आपको फिर से आपको समझा देता हूं। ठीक है, कहता है यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। तो इस प्रकार से इसकी टोटल स्थितियां 20 हो जाएंगी। पहले 3 वाला लिखेंगे और फिर सिक्का और पासा वाला लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कहता है, घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होने दिया जाता है। ठीक है, सिक्के पर पट होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात की। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने को कहता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो क्या कहता है, पट प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताओ इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जिसमें पट आया हुआ है। पट का मतलब होता है कैल। तो 1t हो सकता है, 2t हो सकता है, 4t हो सकता है, और तो कोई है नहीं। 1t, 2t, 4t और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 5t। तो इसमें टोटल कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। इसकी प्रायिकता क्या होगी, पीए बराबर आप लिख सकते हो 4/20। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। और जो पहले कंडीशन कहता है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होने दिया जाता है। बताओ इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जिसमें संख्या 3 प्रकट है। तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। टोटल कितने हो गए, 6। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पीबी बराबर 6/20। अब आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला जाता है, ए और बी में क्या मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा। तो जब कुछ नहीं मैच कर रहा है तो क्या लिखता हूं, हाई ए। और जब आप इसकी प्रायिकता निकालते हो मेरे प्यारे बच्चों तो बेटा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। जब कुछ ना मैच करे तो फाई होता है, क्योंकि ए और बी कुछ मैच नहीं कर रहा तो फाई आता है। लेकिन जब प्रायिकता निकालते हैं तो 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब हमको पी ए बटा बी ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, बताओ 0, और पी बी का मान कितना है 6/20। तो ये सब 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 का जो आंसर होगा वो बेटा 0 हो जाएगा। और मैं उम्मीद भी करूंगा आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बेटा 6,3 भी लेना होगा। तो टोटल इसमें 7 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/20 हो जाएगा। तो जब इसमें सूत्र में मान रखोगे तो 7/20, तब भी आंसर 0 ही आएगा। लेकिन बेटा कंडीशनें क्या कहती हैं वो तो सही करनी पड़ेंगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हमको पट की प्रायिकता निकालना था तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें से वो ब्रैकेट उठाए हैं जिसमें पट आपका दिया है, टीटी दिया है। टोटल संख्याएं 4 थी तो 4/20 हो जाएगा। बी हमसे कहता था न्यूनतम 3 संख्या का प्रकट होना, इसमें से कितने ब्रैकेट है जिसमें 3 है, स्वाभाविक बात। तो ये 6 हो गए और ये 6,3 भी था जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो टोटल परिणाम इसमें 7 हो जाएंगे। इसकी प्रायिकता निकालोगे 7/20। अब ए और बी में क्या मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच करता है। जब बच्चा कुछ नहीं मैच करता है तो हम कह सकते हैं कि फाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फाई लिखा जाता है। और जब आप इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो आंसर क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। अब ए बटा बी आपको ज्ञात करना है तो इसका लिखेंगे सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। इस पूरे के स्थान पे आपका 0 हो जाएगा, पीबी के स्थान पे 7/20, आंसर आपका 0 ही आएगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर प्रश्न नंबर 24 का हल लेकर उपस्थित हुआ हूं। कहता है ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ए नॉट इक्वल 0, पी बी बटा ए, यानी कि आपको इस प्रश्न में पी बी बटा ए आपको ज्ञात करना है। फिर कहता है नंबर 1 इसकी कंडीशन है, हमसे कहता है ए समुच्चय
समुच्चय बी का उप समुच्चय है, यानी ए कॉमा समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ये पहली कंडीशन है। दोनों कंडीशनों पे हमको p बटा ए ही निकालना है, b बटा ए ही निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो a समुच्चय b का उप समुच्चय है, इसका ये मतलब हुआ a उप समुच्चय b। तो अगर ऐसा है तो इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों a इंटरसेक्शन b, यानी ये आप लिख सकते हो a, एक मिनट हाई नहीं लिखेंगे, a लिखेंगे। सुनिएगा, a समुच्चय है, मतलब a कॉमा समुच्चय b का उप समुच्चय है। तो इसका ये मतलब होता है a अगर b का उप समुच्चय है तो हम a इंटरसेक्शन b बराबर a हम लिख सकते हैं। बताइए, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं तो मैं लिख सकता हूं p a इंटरसेक्शन b बराबर p a। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमसे निकालना हमको यही है, तो p b बटा a, तो इसका सूत्र होता है पी बी बटा ए। तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फार्मूला होता है ये हो जाएगा पी ए। मैंने आपको बेटा इसी प्रश्नावली में कई प्रश्नों में आपको बी बटा ए कुछ भी दिया हो, ए इंटरसेक्शन बी ही लिखो, जो अक्षर दिया हो उसको ऐसा लिखो। पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए, इस पूरे के स्थान पे पी ए, और बटे में क्या चल रहा है पी ए, तो पी ए कट गया, आंसर आएगा 1। नंबर 2 पे हमसे क्या कहते हैं, देखिएगा, नंबर 2 पे हमसे क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको दे रखे हैं फाइव। क्या दे रखे हैं, फाइव। ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको फाइव दे रखे हैं। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 आ जाएगा। अच्छा, हमको हर एक पॉइंट में बी बटा ए निकालना है, तो बी बटा ए बराबर आप लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आपका हो जाएगा पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 है, नीचे तो पी ए चल रहा है, लेकिन सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 24 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे। पहला खंड में आपसे कंडीशन के, हालांकि दोनों कंडीशनों में आपको बी बटा ए ही निकालना है। कहता था ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, तो मैं लिख सकता हूँ ए उप समुच्चय बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। प्रायिकता निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए हो जाएगा, यानी पी इधर लग जाएगा, पी इधर लग जाएगा। बी बटा ए का फार्मूला होता है, अब ये बी बटा ए है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी ए, बी इंटरसेक्शन ए और नीचे पी ए। ठीक है, ऐसा लिख के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ पी ए गुणे सॉरी पी ए और नीचे पी ए, तो पी ए कटेगा तो एक आंसर आएगा। तो या तो आप ऐसा करके करिएगा और या तो आप ऐसा करिएगा। ठीक है, दोनों राइट है। फिर दूसरा कंडीशन कहता था, जैसे ये है स्थिति, फिर हमसे कहता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव, तो अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं तो बेटा 0 आ जाएगा। कभी भी ए और बी जब आप निकालो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, अगर कुछ ना मैच करें तो आपको फाइव लिखना है। अगर आप उसकी प्रायिकता निकालते हो तो आपको 0 लिखना है। अब बी बटा ए हमको ज्ञात करना था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी ए, इस पूरे का मान क्या है 0 और नीचे पी ए, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे करते हो। और बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि प्रश्नावली 13A का एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रश्नावली को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना चाहिए। और अब बात मैं आपको बताता हूं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 यानी क्वेश्चन 25 आप होमवर्क में करेंगे। किसमें करेंगे, होमवर्क में करेंगे। अगर सर ने मेहनत की है तो आप 25 नंबर का हल अगर सर ने मेहनत की है तो क्वेश्चन 25 का हल आप स्वयं से करेंगे। मुझे अपने सभी प्यारे बच्चों पे इतना भरोसा है कि अगर मैंने प्रश्नावली 13A के अंतर्गत अगर मैंने एक एक प्रश्न का अगर हल मैंने आपको समझाया है पूरी ईमानदारी से, तो आप 25 नंबर का हल आप स्वयं से कर पाएंगे। अगर ना कर पाना तो मेरा एक काम करना, इसी वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर यानी 19 का हल आपको समझाया था, जन्म लेने वाला, तो प्रश्न नंबर 19 के तरीके से ही आपको 25 लगाना है।
क्या आप लगा पाएंगे? आप मुझसे वादा करिए कि अगर 19 की तरीके से अगर आप 25 लगा देते हैं तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखेंगे सर मैंने 19 की तरीके से 25 को हल कर लिया है। अगर आप इतना कमेंट में लिख देते हो बेटा, एक टीचर को बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चा सर की बात मानता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। 25 वाला होमवर्क में इस प्रश्नावली में अभी भी कुछ प्रश्न रह गए हैं, उनका भी हल मैं आपको आज ही की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 का हल मैं आपको समझाता हूं, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही लिख देता हूं कि बच्चों को तकलीफ ना हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि एक लीप वर्ष को यदृच्छया चुना गया है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। जी हाँ, लीप वर्ष की बात आती है तो मैं आपको एक हिंदी आपको लिख के बताता हूं। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। ठीक है, ठीक है। और 2 दिन शेष रह जाते हैं। याद रखिएगा, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं और 2 दिन शेष रह जाते हैं। और ये 2 दिन निम्न हो सकते हैं। निम्न का मतलब है सोमवार, मंगलवार हो सकता है, मंगलवार, बृहस्पति, यानी बेटा 2 दिन, ये कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। आई बात समझ में? दिन कोई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। और ये 2 निम्न हो सकते हैं। तब आप लिख सकते हो, तब कुल समूहों की संख्या बराबर क्या होगी? 7 होगी। यहाँ पे अर्थात 53 मंगलवार होने की अभीष्ट प्रायिकता बराबर। तो बेटा कितने दिन बचे थे? 2, और समूह कितने थे? 7। तो 53 मंगलवार होने की जो अभीष्ट प्रायिकता होगी वो आपकी 2/7 हो जाएगी। अनुकूल परिणाम आपका 2 हो गया और कुल परिणाम आपका 7 हो गया। तो 53 मंगलवार होने की जो अभीष्ट प्रायिकता होगी वो 2/7 होगी। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तथा 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं और 2 दिन शेष रह जाते हैं। और ये 2 निम्न हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा तब कुल समूहों की संख्या 7 होगी। उन समूहों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात 53 मंगलवार होने की अभीष्ट प्रायिकता आपकी हो जाएगी 2/7। प्रश्न नंबर 26 का हल कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रश्नावली में मात्र आखिरी क्वेश्चन है 27। आज मेरी प्रश्नावली 13A कंप्लीट हो जाएगी। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं प्रश्नावली को कंप्लीट करवाता हूँ। नंबर 27 आपको मैं समझाने जा रहा हूं। हमसे कहता है एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 सहायक निकाय ए और बी हैं। पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। नंबर प्रायिकताएं ज्ञात हैं, इसी में हमसे कहता है पी ए के असफल होने की प्रायिकता 0.2 है, पी बी के अकेले असफल होने का 0.15 है, पी ए और बी के असफल होने की 0.15 है। तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पर हमसे कहता है पी ए असफल बटे बी असफल हो चुकी है। फिर हमसे क्या कहता है? पी ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिला के प्रश्न नंबर 27 के अंतर्गत आपको क्या कह रखा है? 2 खंड आपको दे रखा है। अब बात आती है सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। तो सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, माना
घटना ए और बी के असफल होने को ए डैश और बी डैश से व्यक्त किया गया है, ये मैंने क्या किया है, मान लिया है। अब क्या कहता है, पी ए के असफल होने की, बेटा असफल होने का इसका मतलब हुआ ए डैश। हमसे कंडीशन में साफ तरीके से कह दिया है बेटा, यहाँ पे कहता है ए के, मैं लिख के बताता हूं, ए के असफल होने की, सुनिएगा, असफल होने की 0 पॉइंट आपको दे रखा है 2, ए के असफल होने की 0.2, इसका ये मतलब हुआ पी ए डैश 0.2 माना जाएगा, यानी पी ए डैश आपको दिया है। इसकी जो दूसरी कंडीशन है उसको मैं अभी नहीं लिखता हूं, मैं पहले तीसरी कंडीशन को लिखता हूं। ये पहली कंडीशन थी, फिर मैं तीसरी को लिखता हूं। क्या कहता है, ए और बी, सुनिएगा, ए और बी के असफल, ए और बी के असफल होने की, ये आपको दे रखा है 0.15, ठीक है, ठीक है। ए और बी के असफल होने की, मैंने तीसरी कंडीशन मैंने पहले लिखी है और दूसरी बात को लिखूंगा जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। ए और बी के असफल होने की 0.15 दिया है। अब देखो ये पी है, ए इसको लिख सकते हैं ए डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, या का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, और बराबर क्या हो जाएगा, 0.15। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आपने वीडियो को लगातार देखा है तो आप जानते होंगे कि इसको क्या लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और बराबर 0.15। अब 0.15 को आप इधर लेकर आएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। तो एक का मतलब क्या होता है, 1.00, 0.15 घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 85 आ जाएगा। कुल मिला के कहानी यह है, पी ए यूनियन बी बराबर आपका आ जाएगा 0.85, कितना आ जाएगा, 0.85, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, बताओ फिर हमसे क्या कहते हैं। अब मैं दूसरी कंडीशन लिखता हूं, कहता है पी बी के अकेले, बी के अकेले, बी के अकेले असफल होने की, असफल होने की आपको दे रखा है, बी के अकेले असफल होने की, इसका मान दे रखा है 0.15। देखिएगा यहाँ पे क्या किया है, मैंने लगा के रखा हुआ है, क्या कहता है, पी बी के अकेले असफल होने को, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। तो बी के असफल होने की, यानी कि बी जो अक्षर दिया हो उसके ऊपर डैश लगा दीजिएगा, उसके बाद अकेले शब्द आ गया है तो इसको लिखा जा सकता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और बराबर में 0.15 लिख लेना है। फिर यहाँ पे इस पूरे का मान अभी मैंने निकलवाया आपको 0.15, 0.15 उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, जोड़ोगे तो 0.30 आ जाएगा। तो पीबी डैश आ चुका है 0.30। पहला खंड कहता है ए असफल बी असफल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश और बटा है, बटा लगा दो बी डैश। तो ए डैश बटा बी डैश, इस पूरे का सूत्र होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और नीचे पी बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान मैंने 0.30 निकाला था, 1 मिनट, यही यहाँ पे देख सकते हो 0.15 है, 0.15 ऊपर लिख देंगे, पी बी डैश का मान 0.30 हो जाएगा। नीचे से हटाओगे पॉइंट, ऊपर से हटाओगे कोई परिवर्तन नहीं, 15 एक 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे आपको दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा दूसरी कंडीशन आपसे क्या कहता है, मैं पहले लिखता हूं दूसरी कंडीशन क्या कहता है। देखिएगा कहता है बेटा पी ए के अकेले, पी के अकेले असफल होने की, बताइए कैसे होगा, पी ए के अकेले असफल होने की। तो सुनिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं पी ए डैश
माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बताओ, जो अक्षर हो डैश लगा दो। अकेला दिया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए डैश का मान मैंने आपको बताया था 0.2, ए डैश बी डैश का मान हम लोग निकाल चुके हैं 0.15। 0.2 और 0.15 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, तो 0.05 इसका रियल आंसर आ जाएगा। बताइए 0.05। तो सब बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 13A के कंप्लीट प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। टोटल 27 प्रश्न थे, मैंने 2700 प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना हमको सपोर्ट करते हो, क्योंकि मेरा चैनल की जो मेरे चैनल की जो ग्रोथ है अब काफ़ी बढ़ रही है, और हुआ ये तभी है जब आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। क्योंकि एक टीचर जो मेहनत कर रहा है उस मेहनत को अगर सफल बनाने वाला है वो है उसका शिष्य। जब शिष्य और गुरु जब साथ में लगते हैं तो 100% है कोई भी मुकाम हो वो हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप लोगों का अगर साथ रहा तो मैं और भी आगे पहुँचूंगा। फिलहाल हम लोगों का प्रश्नावली 13A कंप्लीट हो चुका है। अनसार्ड पेपर का अगर आप सोल्यूशन का हल समझना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मेरे सभी प्यारे बच्चे, अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा प्रश्नावली 13B की प्रायिकता कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 की शुरुआत करूंगा, फिर आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, अनसार्ड पेपर का भी कंप्लीट हो जाएगा हल। फिर मैं आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चैप्टर 1 से शुरुआत करूंगा और फिर प्रायिकता तक में आपको पहुंचाऊंगा। फिलहाल सिलेबस आप अपना कंप्लीट करें, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर अनसार्ड पेपर का सलूशन का अगर आप हल समझना चाहते हो वो भी प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आपके पास कोई समस्या अगर है इन विषयों से संबंधित, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस समस्या को दूर करने का। तो मिलते अगली क्लास में प्रश्नावली 13B के नए प्रश्नों का हल लेकर। जय हिंद।